अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं गीतांजलि आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक पैदावार हेतु कद्दू वर्गीय सब्जियों की वैज्ञानिक तरीके से खेती पर उचित सलाह। जैव उर्वरकों की प्रयोग विधि एवं उनकी उपयोगिता। हमारे प्रदेश के जो किसान खरीफ मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए वर्तमान समय बुआई के लिए उपयुक्त चल रहा है। तो वो इनकी कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें तथा इसकी बुआई किस प्रकार से करें ताकि आने वाले वक्त में इनसे अधिक उत्पादन मिल सके, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जिला जयपुर के एक बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर VS यादव। सब्जियों की फसल लगाएंगे, जैसे बेल वाली सब्जियां हैं, तो किसान भाइयों जैसे कि हम बेल वाली सब्जियों की बात कर रहे हैं। किसान अक्सर देसी किस्मों के बीजों की बुवाई करते हैं, जिससे उन्हें अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता। इन फसलों से अधिक उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि आप अपने यहाँ की जलवायु के अनुसार अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों का चयन करें। हमारे जो किसान भाई आजकल बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को अपना रहे हैं और उनमें उसको बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इस पद्धति को अपनाएं। वो बेड बना के खाद वगैरह पहले डाल के अच्छी तरह से मिला के और बेड बनाएं और फिर उस पर मल्च वगैरह बिछा के ड्रिप सिस्टम को, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति सिस्टम को, पद्धति को चलाएं। इसमें जो हमारा जो बेड बनता है वो 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचा बनाते हैं, 60 से 70 सेंटीमीटर चौड़ा हो जाता है। तो एक लाइन है वो ड्रिप लाइन है, उसको एक लाइन डालते हैं, उसके दोनों तरफ 15 से 20 सेंटीमीटर दूरी पे लाइन से आप बीज की बुआई करेंगे। जो एक लाइन 2 लाइन बन जाएगी, एक लाइन में से दूसरे लाइन की दूरी है 45 से 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसमें पहले अपन ने गोबर की जो खाद इस्तेमाल करनी है, उसमें गोबर अच्छी क्वालिटी का, उसको हम जैसे शुरू में खेत में डाल दें और पौधे से पौधे की 50 से 60 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी हो जाएगी। बीज को उपचारित कर लें, बाविस्टीन है, इससे उपचारित करके उसकी बुआई कर दें। बुआई करने से पहले जो उसकी उचित दूरी है उसका ध्यान रखें। आमतौर पे 50 से 60 सेंटीमीटर की पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। और अगर वो बेड वैसे बनाते हैं, ऊंची उठी हुई क्यारी बनाते हैं, तो उसके दोनों तरफ अपन लगा सकते हैं, आमने सामने जैसे पौधे लगाते नहीं हैं।
तिरछा काट के लगाएं, बूंद बूंद सिंचाई पत्ती अपनाएं, तो उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें पानी देना पड़ेगा और उससे हमारा अच्छी तरह से जो बीज का अंकुरण हो जाए और पौधों की संख्या खेत में जो इच्छित है वो उनको मेंटेन करना है। फिर बारिश का सीज़न आएगा तो फिर बारिश शुरू हो जाएगी, बारिश में उसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा, फसल की वृद्धि होगी, पौधों की वृद्धि होगी और हमें अच्छी पैदावार मिलेगी। क्योंकि अपन बूंद बूंद सिंचाई पत्ती अपना रहे हैं तो उसमें पानी में घुलनशील वाले जो रसायन खाद अपन इस्तेमाल करेंगे। जो ही हमारी जब 15-20 दिन की फसल हो तो हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसे सप्ताह में 2 बार अपन पानी में घुलनशील जो रसायन खाद है उसका अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अपना ब्लॉक बना लेते हैं तो जैसे शुरू में 1-2 किलो अपन 1 से 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से दें, सप्ताह में 2 बार दें। फिर बड़ी फसल हो जाती है तो उसकी मात्रा 2 से 3 किलो कर दें, 3 से 4 किलो कर दें। तो इस तरह से अपन थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाद देंगे, क्योंकि अपने पास एक चॉइस है, फसल की जो अवस्था है, उम्र है, उसके हिसाब से अपन बढ़ाएं। और फिर बाद में उसमें खरपतवार वगैरह, अगर आपने मल्च लगाई है तो खरपतवार ज़्यादा होगा नहीं, साइड में जो खाली जगह है उस पर आप खरपतवार का नियंत्रण करें। इसके अलावा जब वो फल तैयार हो जाए तो उसको शाम के समय पे या सुबह जल्दी के समय पे तुड़ाई करनी है। इस तरह से हम ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, आज के समय में ऐसे कई जैव उर्वरकों की खोज की जा चुकी है जिनका खेती में प्रयोग करके न केवल कृषि लागत को कम करके अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि मृदा की उर्वरता को भी बनाए रखा जा सकता है। तो वो कौन कौन से जैव उर्वरक हैं और इनका प्रयोग आप किस तरह से करें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. सिन्हा से। किसान बंधु को अपने खर्च को कम करने के लिए रासायनिक खादों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। आजकल बहुत से जैविक खाद उपलब्ध हैं जिसके इस्तेमाल करने से पर्यावरण में हानि नहीं होगी, साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और आपको उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा। कृषि वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास के द्वारा ऐसे खाद का निर्माण किया है जो मिट्टी, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य को प्रभावित किए बिना उत्पादकता में आशातीत वृद्धि करते हैं। ये है जैव उर्वरक। ये एक सस्ता, सुलभ एवं प्रभावशाली और प्रदूषण रहित है। जैव उर्वरकों में पौधे के सभी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। इसके उपयोग से मृदा में पानी धारण करने की क्षमता, मृदा का तापक्रम एवं मृदा में वायु संचार की क्षमता बढ़ जाती है। आइए अब जानते हैं कि कौन से जैव उर्वरक किस फसल के लिए उपयोगी हैं एवं कैसे उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं जितने भी दलहनी फसल हैं किसान बंधु, उसके लिए राइजोबियम कल्चर आता है। ये सभी दलहनी फसल में आप इसका चुनाव जो है फसल के अनुसार करें। राइजोबियम कल्चर के द्वारा किसान बंधु सीड का जो बीज है उसको उपचारित करेंगे। बीज उपचारित करने के लिए अगर आप राइजोबियम से उपचारित करना चाहते हैं तो इसके पहले आपको फंगिसाइड से उपचारित कर लेने के बाद आप राइजोबियम कल्चर से उपचारित करेंगे। इसके लिए आप आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ को खौला लें, पुनः उसे ठंडा होने दें। इसके बाद आप जो कल्चर है 250 ग्राम पैकेट का वो उसमें डालेंगे और फिर जो 10 केजी फसल का जो बीज है वो उसमें डाल करके अच्छी तरह से मिला ले, छाया में सुखा ले। इसका बाद आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो देखा गया है कि इसमें आपको जो राइजोबियम है वो जीवाणु चला जाता है, जो कि इन्वायरमेंट नाइट्रोजन है वो आपको सॉइल में देता है, साथ ही नोडुल फॉर्मेशन के साथ पौधों को मिलता रहता है। यह राइजोबियम जो नाइट्राइड है वो उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करा के पौधों को उपलब्ध कराता है। इस तरह से आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। राइजोबियम कल्चर, जिसका प्रयोग केवल दलहनी फसलों जैसे मूंग, उड़द, अरहर, चंवला, चना, मटर,
मसूर आदि के लिए किया जाता है। इसके प्रयोग से 10 से 12 किलोग्राम रासायनिक नाइट्रोजन की बचत होती है एवं फसल में 20 से 35% तक की वृद्धि होती है। इसके साथ साथ जो दलहनी फसलें नहीं हैं उसके लिए अजोटोबैक्टर, एजोस्पेरिलियम जीवाणु खाद भी आता है। इसके द्वारा आप किसी भी फसल को, चाहे आप बिजरा के रूप में हो, सीड के रूप में हो, कंद के रूप में हो, उसको उपचारित कर सकते हैं, भूमि को उपचारित कर सकते हैं। अगर आप कोई भी सब्जी की फसल हो, उस यानी सीडलिंग हो, उसको उपचारित करने के लिए किसान बंधु को 5 से 6 लीटर पानी में 1 किलोग्राम अजोटोबैक्टर या एजोस्पेरिलियम को डाल करके अच्छी तरह से मिला लें और 10 से 20 मिनट तक डुबा कर रखें। उसके बाद उसे आप उसको सोइंग करेंगे या ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो इससे आपको अधिक जो खाद आप देनी थी, रासायनिक खादों को देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और साथ साथ उसमें जो है अजोटोबैक्टर या एजोस्पेरिलियम जीवाणु चला जाएगा। जो इन्वायरमेंट नाइट्रोजन है उससे पौधों को मिलने लगेगा। सेम अगर कंद को उपचारित करना हो तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, 2 किलोग्राम इस कल्चर को, अजोटोबैक्टर या एजोस्पेरिलियम को 10 लीटर पानी में घोल दीजिए और पूरे कंद को डाल के आधे घंटा तक उसमें रखिए। इसके बाद इसे सुखा करके आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ किसान बंधु चाहेंगे तो अपने भूमि को उपचारित कर सकते हैं। भूमि को उपचारित करने के लिए किसान बंधु 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर के साथ अगर 1 किलोग्राम अजोटोबैक्टर या एजोस्पेरिलियम को मिला करके अप्लाई कर देंगे तो भूमि उपचारित हो जाएगी। इसके प्रयोग से 10 से 12% तक पैदावार में वृद्धि होती है तथा फलों एवं दानों का प्राकृतिक स्वाद बना रहता है। इसके अलावा 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत होती है। इसके प्रयोग से अंकुरण शीघ्र और स्वस्थ होता है तथा जड़ों का विकास अधिक एवं शीघ्र होता है। इसके साथ जीवाणु खाद के रूप में पीएसबी भी आता है। पीएसबी यानी फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया जो है, जो फास्फोरस भूमि में है, जो पौधों को नहीं मिल पा रहा है, उसको घुलनशील बना करके पौधों को उपलब्ध कराता है। इसका भी इस्तेमाल अजोटोबैक्टर, एजोस्पेरिलियम की तरह से किसान बंधु कर सकते हैं कि 100 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर के साथ आप 2 किलोग्राम राइजोबियम कल्चर और 2 किलोग्राम पीएसबी, फास्फोरस ऑर्गेनिक कल्चर को सड़ी हुई गोबर में मिला दीजिए और इसे रात भर छोड़ के दूसरे दिन अंतिम जब जुताई करते हैं तो खेत में इसका बुरकाव कर दीजिए। माइकोराइजा जैव उर्वरक है जो कि अपनी जड़ों से पोषक तत्वों को अवशोषित कर पौधों को तुरंत उपलब्ध कराती है। इसके प्रयोग से नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश एवं कैल्शियम की उपलब्धता बढ़ती है। आइए अब जानते हैं जैव उर्वरकों का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातों को। उसमें सर्वप्रथम जैव उर्वरक उपयोग से पूर्व धूप व गर्मी से दूर दूर सूखे एवं ठंडे स्थान पर रखें। जैव उर्वरक से उपचारित बीजों को किसी भी रसायन या रासायनिक खाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए। फसलों के अनुसार ही जीवाणु खाद का प्रयोग करना चाहिए। यदि बीजों को कीटनाशी व फफूंदनाशी दवा से उपचारित करना हो तो पहले बीज को कीटनाशी फिर फफूंदनाशी दवा से उपचारित करने के बाद अंत में जैव उर्वरक से उपचारित करना चाहिए। जैव उर्वरकों का प्रयोग पैकेट पर लिखी अंतिम तिथि से पहले ही करना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप जैव उर्वरकों का प्रयोग बताए अनुसार फसलों में करते हैं तो आप रासायनिक उर्वरकों पर होने वाले खर्च को कम करते हुए ली जाने वाली फसलों से गुणवत्ता युक्त अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। हमें देखना है कि हमारी जो अच्छी फसल हो उसकी अच्छी से देखभाल करें तो हमें भरपूर फसल मिलेगी और अच्छा मुनाफा भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
अपने प्रदेश में मरुस्थल और असंचित क्षेत्र अधिक हैं, इसलिए यहाँ पशुपालन पर काफी जोर दिया जाता है। अब ऐसे में किसान अपने पशुओं को साल भर हरा चारा नहीं खिला पाते, तो ऐसी स्थिति में पशुपालकों के लिए ये जरूरी हो जाता है कि पशुओं को अजोला पशु आहार बट्टिका तैयार करने के साथ साथ हाइड्रोपोनिक्स तकनीक द्वारा कम समय में हरा चारा उगाकर पशुओं को खिलाएं। तो आप किस प्रकार से करें पशुओं का आहार प्रबंधन, इस बारे में जानते हैं राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर R.K. धुरिया से। पशुपालन में अगर हमें पशुपालकों की आय को दुगनी करना है तो उसको सबसे ज़्यादा ध्यान पशु पोषण पे देना होगा। उसमें अगर हम हरे चारे की अगर कुट्टी काट दे पशुपालक, तो कुट्टी काट के खिलाने से उससे ये फ़ायदा होगा कि पशु के जो है लार ज़्यादा पैदा होगी, उसको चबाने में आसानी होगी। इससे ये फ़ायदा ये होगा कि पशु के जो पेट में अम्ल बनते हैं, जो दूध उत्पादन में सहायक होते हैं, इनका निर्माण ज़्यादा होता है। और अगर हम इसको बिना काटे खिलाएंगे तो इसका 50% चारा उसका वेस्ट होगा। पशुओं को हरे चारे की पूर्ति के लिए पशुपालक अजोला कितनी मात्रा में खिलाएं और पशु आहार में अजोला के महत्व के बारे में जानते हैं। दूसरा ये है कि पशुओं को प्रोटीन उपलब्ध कराने के लिए एक अजोला उत्पादन की तकनीक आई है। ये आप जैसे देख रहे हैं कि ये अजोला फर्न है, इस फर्न के साथ इसको जो है ये दोनों सिम्बायोटिक के रूप में रहते हैं। और एक 15 फीट बाई 3 फीट की क्यारी में अगर अजोला उत्पादन पशुपालक कर लेता है तो उसको 2 किलो अजोला रोज़ मिल जाएगा। इसमें 22 से 25% प्रोटीन की मात्रा है और 2 किलो अजोला से उसके दिन भर की पूर्ति आसानी हो सकती है। वर्ष के कुछ महीनों में हरे चारे की अधिकता होती है। ऐसे में किसान हरे चारे का साइलेज बनाकर और इसे संरक्षित करके जिस माह में हरे चारे की कमी होती है उस समय पशुओं को खिलाकर हरे चारे की पूर्ति कर सकते हैं। तो क्या है साइलेज बनाने की विधि और संरक्षित रखने का तरीका, इस हेतु जानकारी के लिए मिलते हैं। प्राय देखने में आया है कि हरा चारा जो है साल के 6 या 4 महीने ही उपलब्ध होता है। मई जून का महीना है, अक्टूबर नवंबर का ऐसा महीना है जब पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता। और हरे चारे की खासियत ये होती है कि ये पशुओं को जितने भी विटामिन हैं वो सारी की सारी पूर्ति करता है। ये विटामिन पशु के प्रजनन में, पशुओं के पाचन में काम आते हैं। तो अब जो ऐसे महीने जिस समय हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उस समय हम पशुओं को हरा चारा कैसे उपलब्ध कराएं, इसके लिए राजूवास ने जो काम किया है वो है साइलो बैग। ये एक साइलेज चारे का अचार बनाने की तकनीक है कि जिसमें हम ये जो आप देख रहे हैं अलग अलग साइज के 1 क्विंटल का बैग है, 2 क्विंटल का बैग है, 5 क्विंटल का बैग है। इसके अंदर चारा को कुट्टी काट कर भर दिया जाता है। एनारोबिक कंडीशन क्रिएट की जाती है कि एयर टाइट इसको कर दिया जाता है। एयर टाइट करने से जो इसमें जीवाणु है वो ख़त्म हो जाते हैं और ये चारा सुरक्षित हो जाता है। और जो इसमें जो pH है वो करीब 4 के करीब आ जाती है और ये चारे के अचार के रूप में सुरक्षित रह सकता है, संरक्षित रह सकता है। इस चारे के अचार को जिसे हम साइलेज कह रहे हैं, जब हमारे पास हरा चारा उपलब्ध नहीं है उस समय में ये काम में आ सकता है। और इसके जो गुण हैं वो बिल्कुल हरे चारे के समान है। पशु भी इसको बड़े चाव से खाता है। तो जो हमारे अधिक दूध देने वाले पशु हैं, जैसे किसी डेयरी में जो है 25 लीटर 20 लीटर वाले पशु हैं, उनको अगर आपको हरा चारा उपलब्ध कराना है तो ये सबसे अच्छा उपाय है। और अगर हम इन बैग को नहीं खोलते हैं तो ये हरी अवस्था में, सुरक्षित अवस्था में साल भर तक भी सुरक्षित रह सकता है। इसी प्रकार कुछ जो छोटे पशुपालक हैं जिनके पास बांटा खरीदने के पैसे नहीं हैं, बहुत कम स्रोत में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये तकनीक का निर्माण किया गया है कि यूरिया मोलेसिस मिनरल ब्लॉक, ताकि उसकी प्रोटीन की आवश्यकता पूरी हो जाए, उसकी एनर्जी की आवश्यकता पूरी हो जाए। इसमें जो है गेहूं की चापड़ में ज़्यादा मात्रा गेहूं की चापड़ ली जाती है। इस गेहूं की चापड़ में थोड़ा बहुत यूरिया, गुड़, नमक, खनिज तत्व और इसको बांधने के लिए हम सीमेंट का काम में उपयोग में लेते हैं। इन सबको बनाकर ये इस तरह की एक ईंट बनाई जाती है। ये ईंट पशु के बाड़े में रख दी जाती है। पशु इसको चाटता रहता है और उसकी ऊर्जा की मात्रा, उसकी प्रोटीन की आवश्यकता, उसके खनिज लवणों की आवश्यकता, उसके नमक की आवश्यकता, ये सारी पूर्ण हो जाती है। इस मशीन के द्वारा जो है ये ब्लॉक बनता है। इसको अगर हम देखें तो ये इस तरह के ब्लॉक जो है इसको दबाया जाता है और ये इस तरह बनती है। और ज़रूरी नहीं है कि पशुपालक भाई जो है इस मशीन का उपयोग करे, एक लकड़ी का ब्लॉक भी बनाकर हम इसको काम में ले सकते हैं। बहुत सिंपल सी तकनीक हमने पशुपालकों के लिए ईजाद की है कि ये इस तरह का एक ब्लॉक कर ले और इन जो 6 जो तत्व बताए गए हैं, इनको, इनकी मात्रा निश्चित है, उनको मिलाकर इसको उपयोग में करते हुए पशु के बाड़े में
रखा जा सकता है। ये ब्लॉक करीब 1.5 से 2 किलो का बनता है और इसकी 5 या 6 दिन की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। हाइड्रोपोनिक तकनीक से हरा चारा उगाना काफी सरल है। इस तकनीक से हरे चारे की उपलब्धता को वर्ष भर बनाए रखा जा सकता है। हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती करने के कौन कौन से लाभ हैं, आइए जानते हैं। अब ये जो एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्नाइज डेयरी जो करना चाहते हैं, जिनके पास 100 से ज़्यादा पशु हैं, उन पशुपालकों के लिए, प्रगतिशील पशुपालकों के लिए तकनीक आई है। हम मशीन के द्वारा हरा चारा उनको पशुओं को उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये भी एक तकनीक है कि जिसमें बिना ज़मीन के हरे चारे की खेती की जा रही है और इसमें ये ट्रे के अंदर जो है हरा चारा उगाया जाता है। आप ये देख रहे हैं कि इसमें कहीं भी मिट्टी नहीं है और इसमें जो है चारा उग रहा है, उसमें बीज भी काम में आता है, उसकी जड़ भी काम में आती है, उसकी पत्तियाँ भी काम में आती है और ये पशु इसको पूरा का पूरा खाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये जौ का हरा चारा है। इसके बाद मक्का का जो है हरा चारा वो भी उगाया जा सकता है। राजूवास ने एक बहुत बड़ा जो है अनुसंधान किया, उसमें क्या है, जो सेवण घास है, जो जैसलमेर क्षेत्र की सबसे बड़ी, जिसको गोल्डन ग्रास नाम से भी हम जानते हैं, लेसिरस इंडिकस इसका बॉटनिकल नेम है, ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। इसमें 12% की प्रोटीन की मात्रा है और ये 10 दिन की जो है सैपलिंग्स तैयार हुई है। ये भी बिना मिट्टी की खेती की जा रही है। इस सैपलिंग को हम ज़मीन में सक्सेसफुली ट्रांसफ़र कर देते हैं और ये सेवण की पौध एक बार ज़मीन में डालने के बाद इसका एक बूजा तैयार हो जाता है और वो बूजा करीब 15 से 20 बरस तक चलता रहता है। चरागाह में इसको आप जो है सैपलिंग्स लगा दें बरसात से पहले के मौसम में। एक बार इसको अगर आपने उगा दिया तो ये पूरे वर्ष जो है, कई वर्षों तक इसको ये चलता रहेगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पशु पोषण जो है पशु उत्पादन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है और पशुपालक अगर इस ओर ध्यान दे तो वो अपनी आय निश्चित रूप से दुगनी कर सकता है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है, जिला अजमेर के कृषक निशांत कुमार ने आप पपीता की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो निशांत कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, इसकी काफ़ी किस्में हैं। किस्में अपन अपनी जलवायु के आधार पर या अपनी जो मिट्टी है, मिट्टी की जो जांच के अनुसार अपन किस्म का चयन कर सकते हैं। जो मुख्य जो किस्में हैं वो है जैसे पूसा डेलियोसिस है, पूसा नन्ना है, सूर्या है, कोयम्बटूर 1 है, कोयम्बटूर 2 है। जैसे आजकल जो काफ़ी खेती कर रहे हैं ताइवान, जिसको अपन रेड लेडी 786 के नाम से भी जानते हैं, इसकी जो उपज है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक पैदावार के लिए सोयाबीन की वैज्ञानिक तकनीक से खेती पर जानकारी। सिरोही नस्ल की बकरी पालकर किसान कमा सकते हैं अधिक मुनाफा। तो हम ये उम्मीद करते हैं
कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मिलेगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ।